हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम चैप्टर 1 कर रहे हैं, मैटर्स इन अ सराउंडिंग ऑफ क्लास 9 केमिस्ट्री, एंड दिस वन इज़ द पार्ट 7 ऑफ द सेम। पार्ट 6 में भी हमने क्वेश्चन आंसर्स के एक्सप्लेनेशन देखा था एनसीईआरटी क्वेश्चंस का, बट वो इन बिटवीन क्वेश्चन थे, इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे। बट ये आपके इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर नंबर 1। जितने भी एनसीईआरटी के आपके बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं चैप्टर 1 के, हम इस वाले वीडियो में वो डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा एक्सप्लेनेशन है इसमें, तो आप इसको अच्छे से सुनिएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली न्यूमेरिकल और कन्वर्जन है, जो कि हम एक वीडियो में कर चुके हैं। सेम क्वेश्चन है, बट एक बार मैं बता देती हूँ कि इसको आपको कैसे करना है। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू सेल्सियस स्केल। ठीक है, तो जब हमने वो क्वेश्चंस करने शुरू किए थे, तो उस वाली वीडियो में हम सबसे पहले हमने 2 फॉर्मूलेज लिखे थे, और उस फॉर्मूले में ये था कि जब भी आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो आप 273 माइनस करेंगे गिवन वैल्यू में, और जब भी आपको केल्विन में कन्वर्ट करना होगा तो आप 273 प्लस करेंगे गिवन वैल्यू में। इस केस में हमें डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस स्केल में लाना है, केल्विन में गिवन है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है उसमें से हम माइनस 273 करेंगे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं कि आपके इसमें क्या किया हुआ है, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक आपको दिया हुआ है, देखिए 300 माइनस 273 क्या हुआ है, सेम वही करना है। आप चाहे तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जैसा कि आपको उस वीडियो में बताया था, तो आपको फॉर्मूला लिखना है वहाँ पे, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो आप डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस 273 करेंगे गिवन वैल्यू में। तो हेयर वी आर डूइंग प्लस 273, 25 प्लस 273 इज इक्वल्स टू 298 के। ठीक है, क्लियर है। सेम 373 के साथ किया, लाइक 373 प्लस 273 646 के। ठीक है, ये तो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो गए, तो आई थिंक इसमें कोई इशू होगा नहीं। लेट्स कम फॉरवर्ड। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब आपको इस ऑब्जर्वेशन के रीज़न देने हैं। फर्स्ट है आपका कि नैफ्थलीन बॉल डिसअपीयर्स विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। इसका रीज़न देना है। ठीक है, नैफ्थलीन बॉल्स क्या होती हैं, जो बॉल्स हम लोग सर्दियों में जो कपड़े अपने अंदर रखते हैं, तो अलमीरा में रखते हैं, तो ये नैफ्थलीन बॉल्स डाल के रखते हैं। तो इसके बारे में पूछ रहे हैं कि जो नैफ्थलीन बॉल्स होती हैं वो क्यों डिसअपीयर हो जाती हैं टाइम के साथ, बिकॉज जब हम नेक्स्ट सीज़न फिर निकालते हैं तो वो बॉल्स नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस था, हमने प्रोसेस देखा था कि जिससे सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा हो, या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में आ रही हो स्टेट, तो स्टेट चेंज को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन प्रोसेस। तो सब्लिमेशन प्रोसेस की वजह से ऐसा होता है कि नैफ्थलीन बॉल डिसअपीयर हो जाती है। एक बार आपको सोल्यूशन देख लेते हैं। नैफ्थलीन बॉल अंडरगो सब्लिमेशन ईजिली। ठीक है, बहुत ईजिली चली जाती है। इसका मतलब क्या है, द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैफ्थलीन फ्रॉम सॉलिड टू गैस टेक्स प्लेस ईजिली, दस नैफ्थलीन बॉल डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ठीक है, और विदाउट कमिंग टू इट्स इंटरमीडिएट स्टेट, बीच वाली स्टेट में नहीं आती है, डायरेक्ट कन्वर्ट होती है। बी देखते हैं हमें क्या रीज़न देना है। वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, कैसे होता है, गैस की जो है गैस के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है, वो एयर के साथ डिफ्यूज़ हो जाते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस में चले जाते हैं। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, वो गैस एयर के साथ डिफ्यूज़ हुए। परफ्यूम के पार्टिकल और एयर तो आपको पता है कितना ज़्यादा मूव करती है, तो वो जहाँ जहाँ तक उसके पार्टिकल्स हमारे जाते रहेंगे, वहाँ वहाँ तक हमें स्मेल आती रहेगी। ठीक है, गैसियस पार्टिकल्स possess हाई स्पीड एंड लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। ठीक है, हमें पता है गैसियस पार्टिकल्स में स्पीड भी, काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है और स्पेस भी ज़्यादा होता है। जो पार्टिकल ऑफ परफ्यूम होते हैं वो डिफ्यूज़ हो जाते हैं गैसियस पार्टिकल्स के साथ एट अ वेरी फास्ट रेट एंड रीचेज आर नॉस्ट्रल्स। ठीक है, हमारे नोज तक पहुँचते हैं। दिस एनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम अ डिस्टेंस। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है कि हमें दूर से भी परफ्यूम की स्मेल आ जाती है। नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज क्वेश्चन 4।
अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स के हिसाब से उनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि किस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा और किस में कम होगा। तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी इंक्रीजिंग वाला सबसे एंड में आएगा। सबसे हम शुरुआत कैसे करेंगे, छोटे से। तो सबसे कम जो है अट्रैक्शन फोर्स वो किस में होगा, इसमें गैसेस स्टेट कौन सी है, ऑक्सीजन है। ठीक है, तो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स सबसे ज़्यादा गैस में सबसे कम होता है। तो सबसे पहले क्या आएगी आपकी वैल्यू, ऑक्सीजन आएगी। उसके बाद लिक्विड में कम होगा तो वाटर आएगा। उसके बाद शुगर में सबसे ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि वो एक सॉलिड सब्सटेंस है, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इस वजह से फिर शुगर आएगा। तो हम इसमें डायरेक्ट ये देखते हैं क्या दिया हुआ है, ऑक्सीजन, वाटर एंड शुगर, और साइन लगा हुआ है लेजिन का। ठीक है, तो ये किस ऑर्डर में इंक्रीज़ है, ये हमारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगे हुए हैं। ठीक है, सबसे जो कम अट्रैक्शन फोर्स होगी वो ऑक्सीजन में होगी, फिर वाटर में होगी और फिर सॉलिड में होगी। ठीक है, और अट्रैक्शन ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के। तो अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना होता तो हम उल्टा लगाते, जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ठीक है, अब हमें देखना है फिज़िकल स्टेट बतानी है इसमें। ऐसा क्वेश्चन एक पीछे भी था। तो व्हाट इज़ द फिज़िकल स्टेट ऑफ वाटर at 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइलिंग स्टार्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट है। तो उस वक्त जो है आपका वाटर लिक्विड स्टेट में भी होगा और गैसेस स्टेट में भी होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है, तो इसमें आपका सॉलिड स्टेट में भी होगा और लिक्विड स्टेट में भी होगा। 25 डिग्री सेल्सियस पे वाटर आपका लिक्विड स्टेट पे ही होगा। ठीक है, 25 डिग्री पे तो हमें पता है ऐसा कुछ नहीं है, कोई इंटरमीडिएट स्टेट तो है नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस कोई ऐसा टेम्परेचर तो है नहीं कि जिसपे बॉयल होना स्टार्ट हो रहा है, मेल्ट होना स्टार्ट हो रहा है। तो उस वक्त उसकी जो स्टेट होगी वो रहेगी ही, किसी दो स्टेट में वो नहीं होगा। तो इन केस ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस आई नो कि वो लिक्विड स्टेट में रहेगा। हम पढ़ लेते हैं एक बार। ए पार्ट जो है, वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज प्रेजेंट इन द लिक्विड स्टेट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस। एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर कैन एग्जिस्ट एज बोथ सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, उस वक्त क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट है। तो उस वक्त क्या होगा, वाटर आपका या तो मेल्ट होना स्टार्ट होगा, फ्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो दो स्टेट बनेगी, सॉलिड और लिक्विड की। तो उस स्टेज पे एक साथ तो सारा हो नहीं जाएगा, लेटेंट हीट ले रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, कुछ टाइम तो लेगा कन्वर्ट होने में। तो उस फेज़ पे, उस टेम्परेचर पे जो वाटर की स्टेट होगी वो दोनों ही होगी। क्या होगी, सॉलिड भी होगी और लिक्विड भी होगी। ठीक है, एट दिस टेम्परेचर आफ्टर गेटिंग द हीट इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट है जो सॉलिड है वो वाटर के फॉर्म में हो जाएगा। आइस स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड फॉर्म, दैट इज़ वाटर। और फ्रीजिंग पॉइंट भी होता है, तो फ्रीज़ करना भी स्टार्ट होती है अगर हम उल्टा बात करें तो। ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है। लेटेंट हीट जब है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन जब इक्वल हो जाएगी हीट, तो क्या होगा, वाटर जो है वो पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो वाटर जो है लिक्विड में भी आपको एग्जिस्ट करेगा और गैस में भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 इज गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई। आपको 2 रीजंस देना है इनको जस्टिफाई करने के लिए। फर्स्ट इज वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड एंड एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट अ रूम टेम्परेचर। ठीक है, कि वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है। रूम टेम्परेचर हमारा क्या होता है, रूम टेम्परेचर इज़ बेसिकली हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। तो 25 डिग्री सेल्सियस अगर रूम टेम्परेचर है तो वो, जैसा कि हमने पहले देखा कि वो कोई ऐसी स्टेट नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट हो या मेल्टिंग पॉइंट हो। तो उस स्टेट पे तो वाटर लिक्विड ही रहता है। ठीक है, क्योंकि रूम, और अगर हम एक और कैरेक्टरिस्टिक्स के उससे देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस पे जो है रूम टेम्परेचर है तो वाटर
लिक्विड होता है, क्योंकि उस टेम्परेचर पे वाटर में जो क्वालिटी होती हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो लिक्विड वाले होते हैं। उस टेम्परेचर पे देखोगे तो वाटर की कोई शेप भी नहीं होती है, पर फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, शेप ऑफ द कंटेनर ले लेता है जिसमें भी रख लो, रूम टेम्परेचर पे वाटर फ्लो करता है। तो ये सब सारी प्रॉपर्टी किसकी हैं? एज अ लिक्विड की हैं। तो हम वाटर को क्या बोलते हैं? रूम टेम्परेचर पे वो क्या होता है? लिक्विड होता है। और आयरन एल्मेरा जो है वो सॉलिड क्यों होती है रूम टेम्परेचर पे? क्योंकि अगर हम आयरन एल्मेरा के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो सॉलिड से रिजेंबल करते हैं। आयरन एल्मेरा क्या होती है रूम टेम्परेचर पे आप देखते हो तो ऐसा तो नहीं कि बही जा रही है, ठीक है, कि कंटेनर का जहाँ पे आपने रख दिया है उस जगह का शेप ले रही है। इट्स नथिंग लाइक दैट। जैसे सॉलिड की जो प्रॉपर्टी होती है कि उसकी डेफिनेट शेप है, एक वॉल्यूम है, ठीक है, जैसे कि सॉलिड का होता है रूम टेम्परेचर पे, और रिजिड है, ठीक है, सॉलिड की तरह। तो हम क्या बोलेंगे कि ये क्या है? एल्मेरा क्या है? एक सॉलिड चीज़ है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में है, क्योंकि हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल रही हैं। और हम कैसे ही पता लगाएंगे दैट व्हाट इज़ सॉलिड एंड व्हाट इज़ लिक्विड? ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स से ही हम पता लगा सकते हैं उसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7। वाई इज़ आइस एट 273? एक सेकेंड, आई जस्ट वांट टू नो समथिंग। Why ice at 273 K more effective in cooling than water at the same temperature? ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है कि आइस जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है कूल करने में दैन वाटर 273 K पे? तो ये हमने पहले भी देखा था कि 273 K पे आइस में जो है वो लेस एनर्जी होती है वाटर से, ठीक है। आइस में लेस एनर्जी होगी तो वो जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा हीटअप होगा, और जिसमें जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना ज़्यादा कूल डाउन होगा। तो आइस में कम एनर्जी है वाटर से, ऑल्दो दोनों ही सेम टेम्परेचर पे है। वाटर में एक एडिशनल लेटेंट हीट कहेंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। तो 273 K पे इस वजह से क्या होता है, आइस मोर इफेक्टिव होती है इन कूलिंग देन वाटर, ठीक है। अब ये आप चाहे 273 K बोल दो, या फिर आप उस टेम्परेचर पे बात कर लो 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री सेल्सियस से बात कर लो, उस पर भी आपको वाटर और वो उसका टेम्परेचर सेम होता है, बट आइस ज़्यादा ठंडा करती है, ठीक है। आप टेम्परेचर K में ले लो या डिग्री सेल्सियस में ले लो, डजंट मेक डिफरेंस, द आंसर विल बी द सेम, ठीक है। द रीज़न जो होगा इसके पीछे वो लेटेंट हीट का ही रहेगा, ठीक है। व्हाट प्रोड्यूस मोर सीवियर बर्न, वाटर और स्टीम? ये तो बहुत इजीली, अगर सिर्फ यही बताना है कि कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा तो ऑब्वियसली स्टीम ज़्यादा सीवियर बर्न करेगी, बट हम एज वी आर इन 9th क्लास तो हम इस चीज़ को यही नहीं छोड़ सकते हैं दैट कि कौन ज़्यादा सीवियर बर्न करेगा। हमें रीज़न भी देना होगा कि क्यों, अगर जो भी ज़्यादा बर्न करेगा और क्यों करेगा ये भी हमें साथ में देना होगा। तो जैसा कि हम देखते हैं, आपको सोचिए ये सारी चीज़ें कि कौन ज़्यादा है कौन कम है, लेटेंट हीट से ही रिलेट करेंगी। अब स्टीम जब बन रही है तो वो ऑब्वियसली 100 डिग्री सेल्सियस के अराउंड कुछ टेम्परेचर रहा होगा जब वो बॉयल अप होना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो बॉयल कर रहे होते हैं तो क्या होता है, स्टीम जब वो वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है तो वो लेटेंट हीट ले के कन्वर्ट हो रही है। लेटेंट हीट ले किस में से रही है? वाटर में से, और जा कहाँ रही है? स्टीम में अपने अंदर ही ले रही है। तो अब एनर्जी किस साइड ज़्यादा होगी? स्टीम की साइड ज़्यादा होगी, और जो वाटर होगा उसमें एनर्जी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। इस वजह से जिसके पास एनर्जी ज़्यादा है उससे आप ज़्यादा तेज़ से चलोगे एज़ कम्पेरेटिव टू जिसके पास एनर्जी कम है, ठीक है। तो एनर्जी किसके पास इस वक्त ज़्यादा है? स्टीम के पास ज़्यादा है, तो अब जलोगे किससे ज़्यादा? स्टीम से ज़्यादा जलोगे, ठीक है। एक बार आपका सोल्यूशन रीड कर लेते हैं। स्टीम हैज़ मोर एनर्जी दैन बॉइलिंग वाटर, इट possesses द एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, therefore burns produced by steam are more severe than those produced by boiling water, ठीक है। सेम चीज़ एक्सप्लेन की भी वही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परहैप्स दिस वन इज़ द लास्ट क्वेश्चन 2। आपको नेम दिए हुए हैं ABCDEF, एंड आपको क्या करना है इस डायग्राम में शोइंग चेंज, इसमें स्टेट चेंज हो रहा है, ठीक है। आपको ये बताना है कि कौन से प्रोसेस के थ्रू ऐसा होगा, ठीक है। ये जो डबल एरो है यानी ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। सॉलिड से लिक्विड में अगर आपको जाना है तो आप कौन सा मेथड लगाओगे? आंसर, सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? हमने देखा था सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हो और फ्यूजन भी बोल सकते हो,
ठीक है। और मेल्टिंग भी बोल सकते हो। आइस को दिमाग में रखा करो, आइस अगर सॉलिड है वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो क्या करोगे, मेल्ट हो रही है, यही कहोगे। तो आप क्या कह सकते हो कि मेल्टिंग प्रोसेस से क्या होगा, ये इधर जाएगा। और दूसरा जो इसका नाम था वो फ्यूजन था, ठीक है। और लिक्विफिकेशन भी बोल सकते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। अब आपको लिक्विड से गैस में जाना है तो क्या प्रोसेस लगेगा, दो प्रोसेस हैं। वेपराइजेशन है अगर बॉइलिंग पॉइंट पे हो रहा है, बॉइलिंग पॉइंट से पहले हो रहा है तो इवेपोरेशन होता है, ठीक है। बैठ जाते हैं। गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो कौन सा प्रोसेस लगेगा, गैस से लिक्विड में जा रहे हैं तो हम क्या चीज़ को हमें ठंडा करना पड़ेगा, तो कंडेंसेशन का प्रोसेस लगेगा। गैस से लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। देखिए सॉलिडिफिकेशन है ना। अब हम ये देखते हैं आगे गए। अब यहाँ सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ई वाला पार्ट, तो ये क्या होगा, सब्लिमेशन, ठीक है। और गैस से सॉलिड जाना है, इज ऑल्सो सब्लिमेशन। ये प्रोसेस सेम रहता है, आप चाहे सीधा जाओ या उल्टा जाओ, द नेम विल बी सेम। यहाँ पे नाम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लिक्विड से गैस में जा रहे हो तो प्रोसेस बोलेंगे वेपराइजेशन, लेकिन जब आप वापस लौट रहे हो गैस से लिक्विड में जा रहे हो तो जो प्रोसेस होगा वो कंडेंसेशन होगा। बट इन केस ऑफ सब्लिमेशन, चाहे आप सॉलिड से गैस में जाओ या गैस से सॉलिड में जाओ, प्रोसेस होगा वो क्या होगा, सब्लिमेशन होगा। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ये हमने इंडेक्स क्वेश्चन, ये हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन अभी देखे हैं, हमने बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन इस वाले वीडियो में करे हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने सारे इन बिटवीन क्वेश्चन ले लिए थे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई इशू होगा। आप ये वीडियो एक दो बार सुनेंगे तो आपको हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा, ठीक है। तो PDF विल बी प्रोवाइडेड टू यू, तो आप उस PDF को देख के ट्राई टू लर्न दिस क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन, आप यहाँ से देखना। लर्न करने के बाद एंड राइट इट डाउन इन योर कॉपीज़ ऑल्सो, ठीक है, जिससे आपके पास ये प्रॉपर क्वेश्चन आंसर्स होंगे एंड दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। थैंक यू।